दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी हमारी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लगती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए आज के 147वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने निंजा परिवार के अंदर जाने की हिम्मत कर दी थी और वो सातों को कह रहा था कि वो उसके साथ चले। अब सातों के सामने असमंजस की घड़ी आ चुकी थी कि वो अपने परिवार के सामने लेकर जाए समर को या नहीं। तभी तभी शिवांगी भी बीच में बोल पड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। हालांकि शिवांगी को सील चोरी होने का दोषी तो नहीं दिया गया था, लेकिन वो इस बात से चिढ़ गई थी कि चोर ने उसका रूप धारण कर लिया था और वो चुराने वाले को सजा जरूर देगी। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। वो योशिको और शिवांगी को निंजा परिवार की तरफ ले गया, जबकि बाकी लोग सकूरा होटल में रुक गए। जापान के 5 बड़े परिवार निंजा परिवार हमेशा रहस्यमय बना रहा था। निंजा परिवार के पास केंडो सेक्ट के समान आक्रमण क्षमता तो नहीं थी, लेकिन उसकी तकनीक बड़ी एक्सपर्ट लेवल की थी। इसी समय उधर निंजा परिवार के लिविंग रूम में 5 लोग बैठे हुए थे और सबसे ऊंची वाली सीट पर माइक सातो बैठे थे, जो उनका लीडर था। उसके बगल में उसका भाई फ्लाइंग क्रैन सातो बैठा था। फ्लाइंग क्रैन सातो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा बड़ा पतला सा और आंखें छोटी छोटी थी। फ्लाइंग क्रैन सातो के नीचे 3 एल्डर और बैठे हुए थे, और एक कैंडो सेक्ट का सीनियर एल्डर, दूसरा कराटे परिवार का सीनियर एल्डर और तीसरा समुराई सेक्ट का सीनियर एल्डर। हालांकि डेमोनिक ब्लड सेक्ट मौजूद नहीं था, क्योंकि उनका अन्य 4 हेड सेक्ट्स के साथ झगड़ा चल रहा था। चाहे कहीं भी हो, निजी स्वार्थों के कारण वो हमेशा एकमत नहीं हो पाते थे। डायमनिक ब्लड सेक्ट अन्य 4 सेक्टों के साथ बातचीत भी नहीं करता था। फ्लाइंग क्रेन सातो निंजा परिवार का मास्टर का छोटा भाई, निंजा परिवार का सीनियर एल्डर। माइक सातो ने तभी मुस्कुराते हुए पूछा, फ्लाइंग क्रेन, क्या तुम्हें 9 ड्रैगन इंपीरियल सील मिल गई? फ्लाइंग क्रेन ने कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई मुझे सील मिल गई, मुझे कुछ परेशानी तो उठानी पड़ी। ये कहते हुए उसने अपने शर्ट के अंदर से वो सील बाहर निकाली। अन्य सेक्ट के सभी एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्लाइंग क्रेन, तुम सचमुच जापान के सबसे बड़े चोर कहलाने के हकदार हो। तुम उन इंडियन लोगों से सील चुराने में कामयाब रहे। यदि ताकत की बात करें तो फ्लाइंग क्रेन से अधिक पावरफुल लोग थे, लेकिन जब चोरी की बात आती तो कुल मिलाकर सब लोग उसकी चोरी को कभी देख भी नहीं पाते। जापान के इस आइलैंड का सबसे बड़ा चोर सरदार पूरे शहर में मशहूर था। आधे घंटे बाद समर योशिको और शिवांगी को लेकर निंजा परिवार में पहुंच गया था। हालांकि निंजा परिवार के बाहर पहरेदारों ने उन्हें रोक कर रख तो दिया था। गार्डों ने योशिको को और शिवांगी को समर को भी रोक लिया। योशिको निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस थी, वो उसे अंदर जाने से कैसे रोक सकते थे। इसलिए योशिको के गंभीर चेहरे के साथ उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मुझे अंदर आने दो। उसे यकीन था कि ये लोग उसे जानते थे, क्योंकि वो अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। गार्ड ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मिस, सीनियर मास्टर ने हमें आपको अंदर न जाने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि आप एक इंडियन आदमी की नौकर बन गई। अपने परिवार को अपमानित करके आपको पहले ही आपके परिवार ने बाहर निकाल दिया। आपको कभी भी वापस अंदर आने की अनुमति नहीं है। योशिको का आकर्षक चेहरा एकदम उदास हो गया। वो उसी परिवार में पली बड़ी थी, ये घर उसका था, इसलिए वो उसे इमोशनल कनेक्टेड भी थी। क्योंकि योशिको ने समर को अपना मास्टर बना लिया, इसलिए वो वहां नहीं जा सकती। योशिको का दिल टूटते ही उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया। यह बात उसके पिता और उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। यह बात उसे सता रही थी। समर ने योशिको का चेहरा पीला पड़ता देखकर एक शब्द नहीं कहा। उसने बस उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और सहारा देने लगा। योशिका पहले कैसी थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ इतना मायने रखता है कि वो समर की दोस्त थी और उसके परिवार ने उसकी मदद के लिए उसे छोड़ दिया था। सातों ने अपनी पूरी ताकत से कहा, मैं अब ठीक हूं, बस अंदर चलिए और हम सील वापस लेकर आते हैं। समर ने सिर हिलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। शायद वक्त के साथ योशिको के दिल के जख्म भर पाएंगे।
गार्ड ने जब समर को आते देखा तो उसने रोकते हुए कहा, रुक जाओ, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये निंजा परिवार है। किसी को भी बिना आज्ञा की अनुमति के अंदर जाना मना है। लेकिन समर ने आगे से कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाकर एक ही पंच में गार्ड को बेहोश कर दिया। जब अन्य गार्डों ने देखा तो उनके सहयोगी को गिरा दिया तो उन्होंने समर पर हमला कर दिया, लेकिन समर के तेज पंचों से वो भी बेहोश हो गए थे। समर ने योशिको की खातिर दरवाजे पर पहरेदारों की जान से नहीं मारा। आखिरकार वो निंजा परिवार से थे और समर ने उन्हें सिर्फ योशिको की वजह से जिंदा छोड़ा था। इसके बाद वो योशिको और शिवांगी के साथ विला में चला गया। सातों विला में ही रहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि लिविंग रूम में ज्यादा समय उन्हें नहीं लगेगा। सातों ने लिविंग रूम का दरवाजा खोला। समर ने फ्लाइंग क्रेन सातों के हाथों में वो सील देख ली और उसको देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। आखिरकार निंजा परिवार ने ही वो सील चुराई थी। लिविंग रूम में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए थे। योशिको समर और शिवांगी को अंदर लेकर आई थी और समर उनकी तरफ मुड़े। तभी योशिको ने अपने चाचा से कहा, अंकल फ्राइंग क्रेन, प्लीज आप ये सील मेरे मास्टर को लौटा दीजिए, वो आपको जिंदा छोड़ देंगे। फ्लाइंग क्रेन ने सील चुराई, इसलिए समर की किताब में उसे मरना जरूरी था। हालांकि योशिको अपने चाचा के काफी करीब थी, इसलिए उसने उसे बचाने की उम्मीद में सील देने के लिए मनाने की कोशिश की। फ्लाइंग क्रेन ने अपनी भतीजी को बड़ी निराशा के साथ देखते हुए कहा, योशिको, सबने कहा कि तुम समर की नौकर बन गई। मैं तुम्हारा चाचा होने के नाते इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। तुम निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस हो, तुम्हारा पालन पोषण सबसे रेपुटेड तरीके से हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे सील छोड़ने के लिए कहो? यह नामुमकिन है। निंजा परिवार के मास्टर माइक सातो ने मोहे चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, योशिको, तुम मेरी बेटी हो, इसलिए यदि तुम समर के साथ अपने संबंधों को खारिज कर दोगी तो मैं तुम्हें परिवार में लौटने की अनुमति दूंगा। मैं तुम्हारी अज्ञानता को माफ कर दूंगा। लेकिन योशिको ने आगे से अपने पिता की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा, चाचा से कहिए कि सील वापस कर दे। मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दूंगी और आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप कभी भी मेरे मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरों को शायद समर के पावर का पता न हो, लेकिन योशिको जानती थी उसके पिता और चाचा, यहाँ तक कि निंजा परिवार के सीनियर मास्टर और दादा भी शायद समर की बराबरी नहीं कर सकते थे। योशिको ने अपने पिता और चाचा और सेक्ट की भलाई के लिए रिक्वेस्ट की थी। कैंडो सेक्ट, समुराई सेक्ट और कराटे सेक्ट के 3 एल्डर ने भी उसका मजाक उड़ाया। कैंडो सेक्ट के सीनियर एल्डर ने योशिको को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, योशिको सातो, तुम न केवल निंजा परिवार की महिला हो, बल्कि तुम जापान की 4 सबसे मजबूत महिलाओं में से एक हो। एक इंडियन लड़का तुमसे कैसे जीत सकता है? तुम बिल्कुल बदनाम हो। उसकी बात सुनकर योशिको का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर के दासी बनने के लिए अपने परिवार और देश दोनों को धोखा दिया। तभी समर ने आगे बढ़कर योशिका के चेहरे के आंसू पोंछ दिए। उसे दिलासा देते हुए कहा, योशिको, तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए उस बूढ़े आदमी को सजा दूंगा। कैंडो के सीनियर एल्डर ने योशिको को कुतिया कहा, जिसके परिणाम स्वरूप समर को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि समर योशिको का मास्टर नहीं था, वो उसका दोस्त था। तभी कैंडो सेक्ट के सीनियर एल्डर ने समर का अपमान करते हुए कहा, समर, तुम इंडियन सुअर, युकी को मारने की और उसको मारने के बाद यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो इंडियन लोगों से स्वाभाविक रूप से नफरत करता था। वहीं समर की आंखें ठंडी थी। वो कैंडो के सीनियर एल्डर की तरफ गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। जैसे उसकी हथेली कैंडो के सीनियर के चेहरे पर पड़ी, थप्पड़ की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम अब जवान नहीं रहे, फिर भी तुमने अभी तक दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखा। इसलिए मैं तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं, ताकि तुम्हें थोड़ी अकल तो आ जाए। कैंडो सीनियर एल्डर ने अपने सूजे हुए चेहरे को ढक लिया, क्योंकि उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में हकलाते हुए कहा, तुम इंडियन सुअर, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? वो कैंडो सेक्ट का सीनियर एल्डर था, बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन अब उसके सामने एक जवान लड़के ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह बड़ी अपमानजनक बात थी। उसे जवाब देना ही पड़ा।
हालांकि कैंडो सैक का सीनियर एल्डर भूल गया था कि वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज पर था और समर ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। इससे साबित हो गया था कि समर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो क्रोध में इतना डूब गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। कैंडो सैक के सीनियर एल्डर ने अपना चेहरा बनाते हुए बुरी तरह से कहा, समर मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारे सिर को गेंद की तरह उछालूंगा। उसने उन सभी इंडियंस लोगों को मार डाला था जिन्होंने उसे नाराज किया, जिनमें से कुछ को उसने फुटबॉल में बदल दिया था। वहीं उसकी धमकी सुनकर समर का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो जानलेवा गुस्से से भर गया था। उसने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, अब जब तुम खुद इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे मरने में मदद करूंगा। इस कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर ने इंडियन पुरुषों को अपमानित करके समर के सेंसिटिव प्लेसेस पर चोट मारी, इसलिए समर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। समर ने अपनी रेड फायर तलवार को अपनी छाती के सामने रखा और अपनी दाहिनी कलाई से एक झटके की तलवार के एनर्जी की किरणें आकाश में उठा दी। कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर की तरफ बढ़ा दिया। रेड फायर तलवार बहुत तेज गति से चली, जैसे लाल बिजली की एक लकीर हवा में 10,000 मीटर तक भयंकर रूप से काटती हुई उसके सिर की तरफ जा रही थी। कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर का चेहरा तेजी से बदल गया जब उसने रेड फायर तलवार की आसन पावर को महसूस किया। उसने तुरंत उससे लड़ने के लिए अपनी लंबी तलवार निकाली। कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर होने के नाते उनके पास एक मिड लेवल की स्पिरिचुअल लंबी तलवार थी जो समर की रेड फायर तलवार पर वार कर रही थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल लंबी तलवार लहराई और प्रचंड एनर्जी को मुक्त किया। दोनों की तलवारें आपस में टकरा गई और अचानक कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर की स्पिरिचुअल तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। हालांकि कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर की लंबी तलवार एक मिड लेवल की स्पिरिचुअल हथियार थी, लेकिन समर की तलवार के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से समर की तलवार श्रेष्ठ थी। वो मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से वो जानता भी था कि स्पिरिचुअल हथियार कितना पावरफुल है। उससे भी ज्यादा वो जानता था कि सिर्फ हाई लेवल का स्पिरिचुअल हथियार ही मिड लेवल के हथियार को नष्ट कर सकता है। समर की रेड फायर तलवार ने ओपोनेंट की लंबी तलवार को नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसके बाद उसने तुरंत ओपोनेंट का सिर काट दिया। कटा हुआ सिर हवा में उड़ गया और चारों तरफ खून फैल गया। सीनियर एल्डर की मौत हो चुकी थी। लिविंग रूम में बैठे गवाहों की सांसें रुक गई। उनके चेहरे पीले पड़ गए और शरीर कांपने लगे। उन्होंने हैरानी और डर भरी आंखों से कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर की तरफ देखते हुए कहा, क्या, अरे, क्या समर ने कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर को एक वार में मार डाला? कैंडो सैक्ट के सीनियर एल्डर जापान में अपनी फेमस पावर के लिए जाने जाते थे, निश्चित रूप से टॉप 10 फाइटरों में से एक। लेकिन अब समर ने उन्हें केवल एक ही वार में मार डाला। समर इतना पावरफुल कैसे हो सकता था कि एल्डर को संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। कराटे सेक्ट के सीनियर एल्डर, विशुडो सेक्ट के सीनियर एल्डर और निंजा परिवार के मास्टर तथा उनके सीनियर एल्डर अवाक रह गए। उन्होंने योशिको और समर को कोसा था और अब कैंडो सेक्ट के सीनियर एल्डर की बेरहमी से मौत हो गई। वो ये सोच रहे थे कि उनका भी हश्र ऐसा ही होगा। समर ने कैंडो सेक्ट के सीनियर एल्डर का सिर काटने के बाद बुशिडो सेक्ट और कराटे परिवार के सीनियर एल्डर को अपने सामने देखा। उसे इन दोनों परिवारों को कोई सहानुभूति नहीं मिली। क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए उन्हें भी मार दिया जाना चाहिए। एक बार फिर समर ने अपनी रेड वायर तलवार चलाई। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, उनके सिर भी धड़ से अलग हो गए। उनके शरीर जमीन पर पड़े। बुशिडो और कराटे परिवार के सीनियर एल्डर एक दूसरों की नजरों से पावरफुल हो सकते थे, लेकिन समर द्वारा वो आसानी से मर गई। जब तक कोई आत्म साधक उसके सामने नहीं आता, समर को अब हराया बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तीनों सेक्ट के सीनियर एल्डर की मौत को देखकर माइको और फ्लाइंग क्रेन सातो के चेहरे पीले पड़ गए थे। ये तीनों सीनियर एल्डर जितने भी पावरफुल थे, अगर समर ने आसानी से सीनियर एल्डर को मारा तो वो उसे भी मार सकता था। तभी एक आवाज ने अचानक जोर से कहा, फ्लाइंग क्रेन, शील को समर को वापस दे दो और माफी मांगो। यह आवाज पीछे खड़े एक एल्डर की थी। वो बहुत बूढ़ा था और उसके बर्फ जैसे सफेद दाढ़ी और बाल थे। उसको देखते ही माइको सातो ने जल्दी से कहा, पापा आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये एल्डर कोई और नहीं बल्कि सातो के दादा थे।
निंजा परिवार के कुलपति। निंजा परिवार के एल्डर हेड कई वर्षों तक रहे और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिले। हालांकि उन्होंने समर जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ये शब्द उसके लिए उपयुक्त था। बूढ़ा इतना नॉर्मल नहीं था जितना दिखता था। वो एक हाई लेवल आत्म साधक के रूप में अत्यंत पावरफुल था, लेकिन समर की एनर्जी उसे भयभीत कर रही थी। एल्डर को पता था कि समर ने अन्य 3 सेक्ट के एल्डरों को मार डाला। अगर निंजा परिवार ने माफी नहीं मांगी, हार स्वीकार नहीं की, तो वो उन्हें भी मार देगा। सौभाग्य से दूसरे सेक्टरों के उलट योशिको सातो उनके साथ थी। हालांकि उसे निर्वासित कर दिया गया, फिर भी वो निंजा परिवार की बेटी ही थी। समर के साथ उसके अच्छे संबंध थे। योशिको की खातिर वो उन्हें नहीं मारेगा। निसंदेह ये एल्डर बड़ा प्रतिभाशाली था और वो जानता था कि योशिको ने समर को रोक रखा है। तभी फ्लाइंग क्रेन सातो ने माफी मांगने के लिए झुककर प्रणाम करते हुए कहा, माफ करना, मुझे इंडिया की 9 ड्रैगन इंपीरियल सील नहीं चुरानी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फ्लाइंग क्रेन ने अपमानित महसूस किया और यह जापान का नंबर 1 चोर था, निंजा परिवार का सीनियर एल्डर। लेकिन अब उसे एक इंडियन आदमी के सामने झुकना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। समर ने सील ले ली और कहा, आपको आभारी होना चाहिए कि आप योशिको के चाचा हैं, अन्यथा आप अभी तक मारे गए होते। फिर समर ने एल्डर की तरफ मुड़कर कहा, तुम समझदार हो। मैं इस बार योशिको के लिए तुम्हारे निंजा परिवार को छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों ने सबक सीख लिया होगा और मेरा विरोध नहीं करोगे, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। समर की बातों से नाराज होकर एल्डर के हाव भाव बदल गए। आखिरकार वो निंजा परिवार का सीनियर एल्डर था। उसे इतना अपमानित पहले कभी नहीं किया गया था। वहीं समर ने सेल ली और योशिको और शिवांगी के साथ निंजा विला से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद माइक सातो ने सीनियर एल्डर से शिकायत करते हुए कहा, पापा, आप पहले ही ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज को भी पार कर चुके हैं। आप एक हाफ स्टेज के आत्म साधक हैं। आपने समर को क्यों नहीं मारा? जब फ्लाइंग क्रेन ने समर से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, तो बड़ा अपमानित उसे महसूस होने लगा था। उसकी बात के जवाब में एल्डर ने बोहे चढ़ाकर कहा, मैं एक हाफ स्टेज का आत्म साधक हूँ, लेकिन मुझे समर से असीम एनर्जी का एहसास हो रहा था। वो एक ट्रू आत्म साधक की एनर्जी है। हालांकि एल्डर ने जो आत्म साधक एनर्जी महसूस की, वो समर से नहीं बल्कि डार्क नाइट एम्परर से आ रही थी। डार्क नाइट एम्परर जानता था कि एल्डर एक हाफ स्टेज का आत्म साधक है, इसलिए उसने एल्डर को डराने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी छोड़ दी थी। फ्लाइंग क्रेन सातो ये सुनते ही तुरंत चुप हो गया। वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर था और वो जानता था कि आत्म साधक कितने पावरफुल होते हैं। ताकत के मामले में वे बिल्कुल अलग ग्रहों पर थे। जैसे वो बाहर निकले, समर का फोन बज उठा। उसने देखा कि पायल का फोन था और वह एक दिन में ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने उसे वापस पहुंचने के लिए भी कहा था। समर ने फोन पर पायल को आश्वासन दिया कि वो कल तक उसके पास पहुंच जाएगा, डिलीवरी के वक्त उसके साथ रहेगा। समर और पायल ने फोन पर काफी देर बात की और उसके बाद काफी दिलासा दिया। उसके बाद वो लोग होटल के अंदर जो उनका इंतजार कर रहे थे वहां पहुंचे। स्वाति शर्मा और फूलपरी भी समर की वापसी का इंतजार कर रही थी। स्वाति शर्मा के ठंडे चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दे रहा था। तभी उसने उससे पूछा, समर, क्या तुमने 9 ड्रैगन इंपीरियल सील वापस पा ली? स्वाति शर्मा को जब पता चला कि सील चोरी हो गई, वो गुस्से में लाल पीले होकर घबरा गई थी। उसने फूलपरी के साथ पूरे जापान में खोजबीन की, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। समर ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया और कहा, हाँ हाँ, ये लीजिए, ये सील। ये कहते हुए उसने सील को स्वाति शर्मा को लौटा दिया। वो स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर थी, इसलिए वो उसे ही देनी थी। स्वाति की खूबसूरत आंखें ऊपर उठ गई और उसने सील ली। उसने कहा, समर, आपने इंडिया के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मैं डायरेक्टर को सूचित करूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि आपको इनाम दिया जाए। स्वाति शर्मा समर को ज्यादा बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला था और वो बस इतना जानती थी कि वह एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड का एक पावरफुल मेंबर है। उसने इंडिया के मार्शल आर्ट्स में कई पावरफुल मेंबर्स को मार डाला। हालांकि स्वाति शर्मा समर को इतना देशभक्त और देश के लिए इतना योगदान देती देखकर हैरान रह गई थी। उसने न केवल इंडिया के लिए ड्रैगन कॉन्टिनेंट मार्शल कंपटीशन जीता, बल्कि वो चोरी हुई सील भी लेकर आया। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया और कहा, डायरेक्टर स्वाति,
मैंने सील को वापस पाने के लिए केंडो सेक्ट, कराटे परिवार और बुशिडो सेक्ट के सीनियर एल्डर को मार डाला। स्वाति ने यह सुनकर थोड़ी भौहें चढ़ाई। ये सीनियर एल्डर जापान के 5 सबसे ताकतवर परिवारों के थे और ये समर ने सिर्फ सील वापस पाने के लिए किया था। इसलिए स्वाति शर्मा ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो समर, अगर उनके सेक्ट के मास्टर कभी बदला लेने के लिए आते भी हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। हालांकि वे जापान के प्रशांत आइलैंड पर थे, फिर भी स्वाति इन जापानवासी फोर्सेस से बिल्कुल नहीं डरती थी। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसे इन सेक्ट के सेक्ट मास्टर से जरा भी डर नहीं था, लेकिन स्वाति के शब्दों ने उसे छू लिया था। समर सील के वापस आ जाने के बाद सभी लोग खुश हो गए थे। होटल के बंदरगाह की तरफ निकल पड़े। सकोरा बंदरगाह पर इंडिया के जहाज पहले ही स्वाति और अन्य लोगों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब समर, स्वाति और बाकी लोग बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने बंदरगाह बंद कर दी। वहां 3 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। इन तीनों के पीछे हजारों लोग थे और हर एक जापान का पावरफुल फाइटर था। वहां जो पहला आदमी खड़ा था वो लंबे और सुंदर चेहरे वाला केंडो सेक्ट का सेक्ट मास्टर जेंटियन जीजू। दूसरा आदमी हट्टा कट्टा सांवला बुशिडो सेक्ट का सेक्ट मास्टर सकुरा। तीसरा व्यक्ति शरीर से औसत दर्जे का वो कराटे परिवार का लॉन्गटियन कोजुमामी था। जापान के 3 मास्टर के हजारों फाइटरों ने पूरे सकुरा बंदरगाह को घेर लिया। वो समर और बाकियों को अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। आसपास के लोगों ने जब इतनी भीड़ को देखा तो तुरंत तीतर बीतर हो गए, लेकिन वे अभी देख रहे थे क्योंकि उन्होंने तीनों सेक्ट के मास्टर्स को पहचान लिया था। जापान के 5 सबसे पावरफुल सेक्ट और परिवारों का प्रभुत्व था, लेकिन पिछले संघर्ष के कारण दानव ब्लड सेक्ट वहां नहीं था। निंजा परिवार भी मौजूद नहीं था क्योंकि उन्होंने हार मान ली और इसलिए बंदरगाह पर केवल 3 सेक्ट के हेड और परिवार बचे थे। तीनों सेक्ट को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि समर ने उनके सीनियर्स को मार डाला। सेक्टों के मास्टर होने के नाते उन्होंने अपने भाइयों का बदला लेने के लिए वहां पर आया सही समझा। इजू के ठंडे चेहरे के साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, समर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो कैंडो सेक्ट का सेक्ट मास्टर था और समर ने उसके सेक्ट के 3 एल्डर्स और एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को मार डाला था। अन्य 2 सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी जल्दी से उसके पीछे आ गए। वो भी समर को मारना चाहते थे। डार्क नाइट सम्राट ने टेलीपैथी से समर को इन्फॉर्म करते हुए कहा, छोटे, ये तीनों लोग बड़े पावरफुल हैं। ये सभी ट्रू आत्म साधना लेवल के मिड स्टेज से थोड़ी दूरी पर हैं, यानी आत्म साधना की दुनिया में आधे रास्ते पर। समर उसकी बात सुनकर तुरंत अलर्ट हो गया। उसे एहसास हो गया था कि ये तीनों कितने पावरफुल हैं। उन्हें पहले से ही आत्म साधक प्रैक्टिस तकनीकों की प्रैक्टिस कर चुके थे। मॉर्टल बॉडी कल्टीवेशन की सह विकसित पावर तकनीक की तरह विकसित हुआ था और जिसकी ट्रेनिंग उन्हें ली थी। हालांकि कम समय में प्रैक्टिस के कारण समर अभी भी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था और वो उसे स्व साधक लेवल को पार करने के लिए समय चाहिए था। आसपास के लोग भी 3 पावरफुल मास्टरों को समर के सामने खड़ा देखकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। भीड़ में खड़े एक लड़के ने समर की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, जापान के 3 सेक्टों के सेक्ट मास्टर समर से नाराज हो गए। वे समर को मार देंगे। उनके पास खड़े लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे इस समर ने ऐसा क्या कर दिया कि तीनों सेक्ट के मास्टर इतने नाराज हो गए, उसे मारने के लिए यहाँ आ गए? पहले वाले लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूँ। समर ने ड्रैगन ग्रुप मार्शल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और तीनों सेक्ट के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को मार डाला था। हर कोई चर्चा में शामिल था। जो लोग कहानी जानते थे उन्होंने उसे उन लोगों को बताया जो नहीं जानते थे। ये 5 सेक्ट परिवार जापान के अत्यधिक पावरफुल और प्रभावशाली। अब जब तीनों सेक्ट के मास्टर एक साथ इकट्ठा हुए तो सभी को आश्चर्य हो गया था। जब स्वाति शर्मा ने सुना कि 3 सेक्ट मास्टर समर को मारना चाहते हैं तो उसने ठंडे स्वर में कहा, इजू, क्या तुम खुद को इंडिया के खिलाफ खड़ा कर रहे हो? इजू ने भौहें चढ़ाई और कहा, डॉक्टर स्वाति, समर को यही छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग जा सकते हैं। इजू स्वाति शर्मा को अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत पावरफुल थी और एक ऐसी इंसान जिसे वो अपमानित नहीं करना चाहता था। लेकिन जाहिर है कि स्वाति की पावरों का तो बस एक हिस्सा थी। उसकी पहचान कहीं ज्यादा अहम थी।
वो इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर थी, जो इंडिया की टॉप 10 मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करता है। अगर वे स्वाति से टकराते तो इसका मतलब होता पूरे इंडिया को बदनाम कर दिया जाता, जो कि ठीक नहीं था। स्वाति ने समर के सामने खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा, ईजू, समर स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ है और वह एक वैल्यूएबल इंडिया का नागरिक है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको मुझसे होकर गुजरना होगा। उसकी बात सुनकर एजो ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे देखना होगा कि युद्ध की देवी वास्तव में कितनी पावरफुल है। उसके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। एजो साफ जानता था कि स्वाति किसी भी हालात में समर की सिक्योरिटी करेगी। समर को मारने से पहले स्वाति को हराना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ने के साथ ईजू ने जमीन पर एक छेद किया और भयानक दरारें फैल गई। ईजू हाफ स्टेज का आत्म साधक था, बड़ा पावरफुल। स्वाति पर बड़ा दबाव आया। हालांकि स्वाति कोई कमजोर फाइटर नहीं थी, वो इंडिया की युद्ध की देवी थी, वरना वो इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर कैसे बनती। स्वाति बिजली की एक लकीर की तरह ईजू की तरफ बढ़ी और उन्होंने फाइट शुरू कर दी। तभी उधर बिशिडो सेक्ट का सेक्ट मास्टर सकूरा समर पर हमला करते हुए चिल्लाया, समर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसके समर के पास पहुंचने से पहले ही फूल परी ने बीच में आकर समर से कहा, वो आदमी ट्रू आत्मा साधक लेवल में हाफ स्टेज पर है, मुझे आपके लिए उसका मुकाबला करने दीजिए। फूल परी ने मोहक से मुस्कुराते हुए लंबे पैरों के साथ कदम बढ़ाए और समर के आगे आते हुए सकूरा को रोक दिया। ट्रू आत्म साधक के हाफ लेवल पर सकूरा था, फिर भी फूल परी को डर नहीं लगा। उसने आत्म साधना के फर्स्ट लेवल तक ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए उस सकूरा का मुकाबला करना और उसके लिए दहलीज को पार करने का एक अवसर था। इसके अलावा उसके पास कमल आईना भी था, जो हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार था। फूल परी जानती थी कि समर केवल एक्सपर्ट स्टेज का आदमी है, इसलिए उसके लिए 3 हाफ स्टेज के आत्म साधकों को हराना असंभव होगा। समर ने सिर हिलाया, उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू फूलपरी। समर को फूलपरी की ताकत का पूरा भरोसा था, क्योंकि जब भी उसका सामना होता तो अंदर ही अंदर वो डर जाता। उसके अंदर एक रहस्यमयी पावर छिपी हुई थी। स्वाति ने ईजो को रोक दिया, फूलपरी ने सकूरा को रोक दिया। जापान के 3 मास्टरों में से केवल कोजमा भी बचे थे, जापान के कराटे परिवार का सीनियर मास्टर। चूंकि वह सच्चे आत्मिक किंगडम के हाफ स्टेज पर था, इसलिए पावरफुल तो वो भी था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, शिवांगी ने आगे बढ़ते हुए कहा, समर, मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी का मुकाबला करने दो। शिवांगी पहले समर जितनी पावरफुल नहीं थी, उसे अमृत किंग के मकबरे के बचाव में जरूरत थी। हालांकि शिवांगी अपने पावर में छिपी हुई क्षमता को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही। उसने फायर एम्परर फिंगर की तकनीक भी हासिल कर ली थी। इसके अलावा शिवांगी के अंदर भी छिपी हुई और ताकतें थी, लेकिन यह ठीक नहीं था। इसमें भयावह संभावनाएं होगी। समर ने शिवांगी की ताकत देखी थी, लेकिन उसने शिवांगी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सभी लोग पीछे आ गए थे, बाकी लोगों ने उसे पहले 2 ने रोक दिया। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस शिवांगी, मुझे आने दीजिए, मैं अपनी पावर को आजमाकर देखना चाहता हूँ। फूल परी की तरह समर भी ग्रैंड मास्टर के एक्सपर्ट स्टेज पर था। उन्हें बस सच्चे आत्मिक किंगडम लेवल में प्रवेश करने का एक अवसर चाहिए था। लैंगटिन से लड़कर ऐसा करना चाहता था। आखिरकार उसका ओपोनेंट ट्रू आत्मिक किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर था। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने सिर हिलाया और पीछे हट गई। वो जानती थी समर यह बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तभी लंगाटियन ने समर को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, समर, तुम तो ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर हो, फिर भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। देखना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आत्म साधक वास्तव में कितना पावरफुल होता है। कराटे सेक्ट का सेक्ट मास्टर बड़ा शांत स्वभाव का था और समर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि जापान का एक सेक्ट मास्टर कितना पावरफुल है। समर के शब्द सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने निराश होते हुए कहा, समर, अपनी बात से आगे मत बढ़ो, तुम अपनी खुद मौत को बुला रहे हो। लंगटियन समर की तरफ बढ़ा। उसकी पावर हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। पानी की लहरों में उसकी आसपास की हवा बदल गई। निस्संदेह ट्रू आत्मा किंगडम के हाफ स्टेज का फाइटर अत्यंत पावरफुल था, एक जल साधक। समर की आंखें सतर्क हो गई।
क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट में घने जल की आभा देखी, जो जल एनर्जी सार में ट्रेंड होने का संकेत था। समर के मन में उसने सोचा, ओह, मैंने फायर एनर्जी की ट्रेनिंग ली, ये तुम्हारी जल एनर्जी से लड़ने के लिए बिल्कुल सही है। समर तभी जोर से चिल्लाया, फायर किंगडम, और उसने अपना फायर किंगडम छोड़ दिया। उसके चारों तरफ 10 मीटर तक भयानक ज्वाला फैल गई, भयंकर गर्मी फैल गई थी, जमीन भी झुलस गई। लोंगिटिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समुद्री जल किंगडम। उसने अपने जल किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। 20 फुट के एरिया में नीला समुद्री जल फैल गया था और समर का फायर क्षेत्र उसने बुझा दिया। इससे समर नाटकीय रूप से घायल हो गया था तथा उसके मुंह से खून निकलने लगा। समर ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, ओह, धिक्कार है, मैंने तो इसकी पावर को कम करके आंक लिया। समर को बड़ा अफसोस हो रहा था। फायर जल को परास्त कर सकती थी, लेकिन जल भी फायर को परास्त कर सकता था। फायर प्राप्त होने पर वो जल को जला सकता था और इसी प्रकार उस दोनों ने वो आपस में खत्म कर दिया। समर का फायर किंगडम एक हाई क्लास का किंगडम था, जिसका एरिया 10 मीटर का था। वहां 150 ज्वालाएं थी। हालांकि लंगाटियन का समुद्री जल किंगडम 20 मीटर का था और जल के 200 स्तंभ थे। समुद्री जल के 200 स्तंभ आसानी से 150 ज्वाला के खंभों को बुझा सकते थे। लंगाटिया ने तिरस्कार भरी ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर, तुम्हारा फायर किंगडम तो पराजित हो चुका। अब तुम मुझसे किस तकनीक के साथ लड़ने का प्लान कर रहे हो? तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के दिमाग में गूंजी, छोटे, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। वो सच्चे आत्मिक किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर है और किंगडम की तकनीकों में तुमसे ज्यादा पावरफुल। हमला करने के लिए अपने स्पिरिचुअल हथियार का पावर का इस्तेमाल करो। समर ने सिर हिलाया और उसे पता था कि डार्क नाइट एम्परर सही है। उसके पास उतनी एनर्जी नहीं जितना वो स्ट्रोंग है, इसलिए उसे स्पिरिचुअल हथियार और पावर पर निर्भर रहना पड़ेगा। समर ने अचानक अपनी रेड फायर तलवार निकाली, उसे अपने सामने रख लिया और हवा को चीरते हुए 10 मीटर ऊपर वार किया। उसकी तलवार की पावर देखकर उसके हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में लालच आ गया था। तभी उसने लालच भरी आवाज में कहा, ओह, तुम्हारे पास हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार कहां से आया? हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार बड़ा दुर्लभ था। कराटे परिवार के मास्टर होने के पास भी उसके पास एक स्पिरिचुअल हथियार था। स्पिरिचुअल हथियार अलग अलग किस्म के थे, आक्रमण, शिक्षा और भ्रम। रेड फायर एक आक्रमणकारी स्पिरिचुअल हथियार था। लेंगेटियन का सुनहरा रेशमी कवच एक हाई क्लास का सुरक्षा स्पिरिचुअल हथियार था। उससे पहले ही रेड फायर तलवार से वो प्रेम कर चुका था। लेंगेटियन ने गुस्से भरे स्वर में कहा, समर, मुझे अपनी तलवार दो। समर ने आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम मूर्ख हो? रेड फायर तलवार मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं? उसकी बात सुनकर लंगाटिया ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए उसने अपना समुद्री जल किंगडम फिर से एक्टिवेट कर दिया। समुद्र जल की 20 फीट ऊंची लहरें बन गई और समुद्र में डुबाने के लिए किंगडम उसने एक्टिवेट कर लिया था। तभी समर भी जोर से चिल्लाया, गुरुत्वाकर्षण किंगडम, तूफान किंगडम। उसने अपने इन दोनों किंगडमों को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। उसके ओपोनेंट ने फायर किंगडम को हरा दिया, लेकिन उसके इन दोनों किंगडमों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। समर जानता था लैंगटियन को केवल एक किंगडम से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसका किंगडम बड़ा मजबूत है। इसलिए उसने दोनों किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। उसके गुरुत्वाकर्षण किंगडम ने समुद्री जल को तुरंत जमीन में खींच लिया ताकि वो आगे न बढ़ सके। तूफान किंगडम ने तूफानों की एक ऐसी लहर पैदा करी जिसने लहरों के विपरीत दिशा में उड़ा दिया। समुद्री जल भले ही 20 मीटर विशाल रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक ही किंगडम था। यहाँ पर तूफान और गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक साथ हमले से वो पराजित हो गया था। लैंगडियन अपने समुद्री जल किंगडम से घायल हो गया और उसको पीछे हटना पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर को देखते हुए कहा, तुम 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 3 किंगडमों का इस्तेमाल कर रहे हो? किंगडम को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था और लंगाटियन तो सच्चे आत्मा किंगडम के हाफ स्टेज पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास बड़ी महान प्रतिभा थी। लेकिन वो केवल एक ही किंगडम का अनुभवी था। हालांकि समर ने 3 किंगडम सीख लिए थे, वो उससे 2 ज्यादा। लंगाटियन ये देखकर बड़ा हैरान था। समर इतना बड़ा खतरा था कि उसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे मारना जरूरी था, वरना वो जापान के लिए फिर से खतरा बन जाएगा।
उसकी लड़ाई देखकर आसपास के लोग भी चर्चा में डूब गए थे। उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया था, क्योंकि जापान के एंशियंट मार्शल पावर इंडिया की एंशियंट मार्शल पावरों की जितनी रेपुटेड थी, ये सभी लोअर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सुपर क्लास के लेवलों पर थे। इंडिया के मुंबई शहर में 4 मेन सेक्ट केवल फर्स्ट क्लास की ताकतें थी, इसलिए उनका भी आत्मसाधक से संपर्क नहीं था। हालांकि फायर एम्परर सेक्ट और 100 फ्लावर सेक्ट दोनों ही सुपर क्लास की पावर थी, इसलिए वो जानते थे कि बाहर एक दुनिया है। यहाँ तक कि किसी सुपर क्लास पावर के मेंबर्स को भी आत्म साधकों से मिलने की गारंटी नहीं थी। फूलपरी और शिवांगी दोनों ही वंशानुगत रूप से सुपर क्लास की फाइटर थी। एक देवी थी और दूसरी सेक्ट के मास्टर की बेटी, इसलिए उनका संपर्क आत्म साधकों से रहा था। वहीं जापान के 5 सेक्ट सभी सुपर क्लास की ताकतें थी। उनके केवल सेक्ट के सेक्ट मास्टर एल्डर ही आत्म साधकों से संपर्क कर सकते थे। संक्षेप में, केवल सुपर क्लास सेक्ट के सेक्ट मास्टर ही आत्म साधकों के संपर्क कर सकते थे। आत्म साधकों को अमृत, बहुमूल्य जड़ी बूटियों और रत्नों की आवश्यकता होती। ये सभी सुपर क्लास मास्टर से प्राप्त किए जाते। लंगाटियन समुद्री जल किंगडम वापस ले लिया। वो जानता था कि समर ने 3 किंगडम हासिल कर लिए है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए अब उसने मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। लंगाटियन गुस्से से चिल्लाया, समुद्री लहर मुट्ठी, और उसने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार पंच दे मारा। इससे एक विशाल लहर मान गई और समर पर वो तेजी से टूट पड़ी। समुद्र के पानी में असीम पावर और एनर्जी थी, जिसे वो हवा में उछलकर एक विशाल लहर नुमा गुफा बना रहा था। यह सुनामी जितना भयानक था, बहुत ज्यादा सावधान था, और जिसने रेड फायर तलवार निकाली, अपनी कलाई से घुमाया और तलवार की लाइफ एनर्जी भरकर लाल प्रकाश की विशाल किरणें उत्पन्न कर दी। समर जोर से चिल्लाया, रेड फायर सिल्वर मून। समर के हाथों में रेड फायर तलवार तुरंत खाली हो गई और समर ने अपनी 4th लेवल तकनीक का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि उसका सामना लंगाटियन से हो रहा है। पहले 3 तकनीकों का कोई असर नहीं होता, इसलिए उसने सबसे तेज तकनीक अपनाई। सुनामी और भूकंप के संयोग की तरह पूरा आसमान कांप उठा। ज्वाला और समुद्री जल आपस में टकराकर फट पड़े। दो विरोधी पावर आपस में भिड़ गई थी। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, मानो जमीन मकड़ी के जाले में फैल गया हो। धूल और पत्थर हर जगह पर उड़ रहे थे। हालांकि दर्शक दूर दूर खड़े थे, और फिर भी भारी फोर्स ने भीड़ पर पत्थर फेंके। लाशें पीछे की तरफ उड़ गई और कुछ पत्थरों से टकरा गई। तुरंत खून बहने लगा, धूल छट गई और दृश्यता वापस आ गई। दोनों बिना हिले डुले खड़े रहे। हमला एक मुकाबला था और एक दूसरे को कोई नहीं जीत पाया। समर ने अपने ओपोनेंट की तरफ देखकर मन ही मन कहा, ओह, तो ये सच्चा आत्म किंगडम लेवल का हाफ स्टेज फाइटर बड़ा पावरफुल है। समर की हाई क्लास स्पिरिचुअल रेड फायर तलवार असाधारण रूप से पावरफुल थी। वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल किसी भी को भी मार सकती थी, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट स्टेज के दुश्मन को भी। लंगाटियन के हमले से समर वास्तविक रूप से सदमे में आ गया था। वो साफ पता था कि दूर से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि समर के पास रेड फायर तलवार थी। वो जितना नजदीक से हमला करता, तो समर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। आखिरकार हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार बड़ा पावरफुल था। लंगाटियन बिजली की एक किरण की तरह, एक जगुआर की तरह समर की तरफ बढ़ा। उसके दिल की तरफ एक जोरदार पंच मारा। निसंदेह यह बड़ा तेज पंच था। वहीं समर भी अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां तक उसने भी जल्दी से रिएक्ट नहीं किया। जब समर ने पंच को देखा तो उसे पता चल गया कि रेड फायर तलवार का उपयोग करने में बड़ी देरी हो चुकी है। उसे शारीरिक रूप से ही वापस लड़ना होगा। समर ने अपने बाएं हाथ से जोर का मुक्का मारा और उसे एक विशाल काली एनर्जी बन गई। घनी एनर्जी के साथ एक काले पठार की तरह जो लंगाटियन की तरफ बढ़ी। दोनों पंच हवा में टकराए, एक जबरदस्त आवाज हुई, बहरा कर देने वाली आवाज। इस टक्कर का असर पिछली टक्कर से भी ज्यादा था, यहाँ तक कि लाइफ एनर्जी का प्रहार हुआ था। हवा में एक विशाल काला भंवर बन गया, बड़ा ही भयावह, क्योंकि दोनों फोर्सेस बड़ी पावरफुल थी। इसी टक्कर ने समर से जरा भी नहीं हिला। हालांकि लगाटियन इस बार 2 कदम पीछे हट गया। उसे अपने फ्लैट्स में चुभन महसूस हुई। लगाटियन के भाव बदल गए। उसकी आंखें भय से भर गई थी। उसने डरते डरते मन में कहा, समर, तुमने मेरे हमले को विफल कर दिया। अब यह सदमा नहीं बल्कि असली आतंक बन गया था।
लंगाटियन को समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपर्ट स्टेज पर मौजूद लोगों से दोगुना पावरफुल वो कैसे था, लेकिन उसके हमले को समर ने नाकाम कर दिया था। समर लंगाटियन के आश्चर्य पर मुस्कुराया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसने मोर्टल बॉडी से स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की ट्रेनिंग ली थी। ये एक स्वयं विकसित पावर तकनीक थी। लंगाटियन के लिए सौभाग्य की बात थी कि समर अभी ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट पर था। अगर वो ट्रू आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर होता तो वो एक पंच में उसे मार देता। लाइफ एनर्जी के लिहाज से समर के पास उसी की जैसे एनर्जी तो नहीं थी। ताकत के लिहाज से समर लंगटियन से भी कम था, लेकिन तकनीकों और स्पिरिचुअल हथियारों के मामले में वो उससे कहीं ज्यादा था। वहीं फूल परी को एक साइड से फाइट करता देख रही थी। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, ओह, ये सच में तो समर बड़ा पावरफुल है। फूल परी का आकर्षक चेहरा ये देखकर और भी आश्चर्य से भर गया। फूल परी का मानना था कि भले ही वो शारीरिक पावर के मामले में समर के बराबर हो, लेकिन वो उसके जितनी पावरफुल नहीं। न ही फूल परी हैरान थी, बल्कि उसके साथ फाइट में मौजूद स्वाति शर्मा, जेंटियन और सकूरा भी हैरान हो गए थे। तभी लगंटियन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा। अब मेरी समुद्र लहर पंच की ताकत देखो। उसने फिर से अपना दाहिना पंच उठाया और समर की तरफ जोरदार घुमा दिया। उसने समर को मारने के लिए अपनी सारी एनर्जी एक मुक्के में झोंक दी थी। उसको सबको अपनी पावर दिखानी थी। कराटे मास्टर का गौरव वापस पाना था। समर ने फिर भी अपने नर्क पंच से हमला किया। इसने एक विशाल काले पठार का निर्माण किया और अपने प्रतिद्वंदी की समुद्री जल पंच से टकरा दिया। समर ने लगाटियन को फिर से पीछे धकेल दिया और इस बार उसके पंच में चुभन नहीं हुई। समर ने हमले से उसके खून भी बहने लगा। लंगाटियन को समर ने घायल कर दिया और उसने जापान वासियों के गौरव को शर्मसार कर दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से दर्शकों ने उस पर नाराजगी जता ली थी। लंगाटियन के चेहरे पर गंभीरता थी। वो जानता था कि जापान ताकत और सम्मान की कितनी कद्र करता है। इसलिए लंगाटियन ने गंभीर भाव में ठंडे स्वर में कहा, समर, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जापान के 5 सुपर क्लास मास्टरों में से एक होने के नाते उसने अपनी पावर को सीमित कर लिया था। इस फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। समर ने उसकी बात दिलचस्पी से दिखाते हुए कहा, ओह, किस तरह की छिपी हुई स्पिरिचुअल ताकत, मुझे दिखाओ और मेरा मनोरंजन करो। हालांकि समर ने उसको घायल तो कर दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक शारीरिक घाव था जिससे काफी नुकसान हुआ। और हालांकि उसने पहले ही नर्क पंच से काफी इंपोर्टेंट सार भी खर्च कर लिया था। हालांकि लंगाटियन को नर्क पंच के इंपोर्टेंट सार से पड़ने वाले दबाव के बारे में पता नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि समर फिर से नर्क पंच का इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसने समर को मारने और उसके अहंकार का बदला लेने के लिए अपने छिपी हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। लंगाटियन जीती गारू के साथ ठंडे मुस्कुराहट के साथ बोला, समर, मेरी छिपी हुई ताकत ब्लड लाइन की ताकत है। तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब समर ने लंगाटियन की बात सुनी तो अजीब नजरों से भौहें चढ़ाई और अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करने लगा। समर को लगा कि लंगाटियन तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसने मन ही मन कहा, सच कहूं तो तुम बेवकूफ हो। तुम किसी भी ताकत से मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड लाइन टोटम की ताकत, मेरा ब्लड लाइन अब दूसरों लेवल पर पन्ना टोटम है, साथ ही ड्रैगन टोटम और भक्षण टोटम भी। अगर लगाटिया ने मार्शल तकनीकों के साथ हमला करना जारी रखा तो समर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्लड लाइन टोटम के साथ उसके लिए उसको मारना आसान था। समर ब्लड लाइन टोटम के मामले में अपराजय था और ब्लड लाइन टोटम रेड फायर तलवार से भी ज्यादा पावरफुल थी। दुर्भाग्य से एक अनजान लगाटियन ने छिपी हुई अधिकतम पावर का उपयोग केवल इसीलिए किया क्योंकि उसने सोचा कि समर का ब्लड लाइन टोटम लो क्लास का है। लगाटियन ने चिल्लाते हुए कहा, ब्लॉक डॉग ब्लड लाइन टोटम। उसने अपने अंदर के ब्लॉक डॉग टोटम को एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखें काली हो गई, बिल्कुल अफ्रीकी लोगों की तरह, या उससे भी ज्यादा गहरी। न सिर्फ उसकी आंखें बल्कि उसकी त्वचा भी काली हो गई। लंगाटियन पर एक विशाल होलोग्राम जैसा काला सिर दिखाई दिया। यह लगभग 5 मीटर लंबा था। बर्फीली रक्त पिपासु आंखों और अपार एनर्जी के साथ ब्लॉक डॉग ब्लड लाइन टोटम एक फर्स्ट क्लास का मिड स्टेज टोटम था, जो समर द्वारा अब तक मिले अन्य फर्स्ट क्लास टोटमों से कहीं अधिक पावरफुल था।
लंगाटियन फर्स्ट क्लास मिड के स्टेज टोटम को एक्टिवेट करते ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। समर ने उसका मजाक उड़ाते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम जापान वासी सच में कुत्ता बनना पसंद करते हो। यहाँ तक कि जिस ब्लड लाइन टोटम को तुम एक्टिवेट कर रहे हो वो भी कुत्ते का है। समर को इससे घिन आ रही थी। समर ने मन ही मन सोचा, एक्टिवेट करने के लिए कितने ही टोटम हो सकते थे। उनमें से तुम केकड़ा चुन सकते थे या सिर्फ झींगा मछली, लेकिन ब्लॉक डॉग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देवता तुल्य पूजे कुत्ते हैं? समर उसकी बात सुनकर लंगाडियन गुस्से ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, मेरे इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूर्य निगलने वाले ब्लॉक डॉग, इसे जिंदा खा जाओ। ये ब्लड लाइन एनर्जी के साथ बने ब्लॉक डॉग छवि से अपनी खूनी मुंह को खोल दिया और समर की तरफ चला गया। लेकिन समर हमला करने वाले उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। एक ठंडे मुस्कान के साथ चिल्लाया, भक्षक ब्लड लाइन टोटम, और उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया। समर की आंखें, उसकी त्वचा, मांसपेशियां सब हरी हो गई। उसका पूरा शरीर हरा हो गया, जो दूसरे लेवल के पन्ना टोटम से एक्टिवेट होने का प्रतीक था। आकाश में एक विशाल काला भंवर दिखाई दिया और एक काला भंवर आकाश गंगा से ब्लैक होल जैसा था। काले भंवर से घबराकर बिग ब्लॉक डॉग भौंकने लगा। अचानक भौंकने लगा, लेकिन ये काला भंवर बड़ी तेजी से उस पर टूट पड़ा। वो तुरंत भयभीत ब्लॉक डॉग के सामने प्रकट हुआ और उसे पूरा निकल गया। उसकी सारी सामग्री को अपनी एनर्जी में बिखेर दिया। भक्षक ब्लड लाइन टोटम में अपोनेंट के ब्लड लाइन टोटम एनर्जी को निगलने और उसकी अपने एनर्जी में बदलने की क्षमता थी। हालांकि समर को अभी अंदाजा नहीं था कि भक्षक ब्लड लाइन टोटम ब्लैक होल भंवर क्यों बनाती है, यह आपस में कैसे जुड़ी है। ऐसा लग रहा था कि ये मानो पृथ्वी से इसका अलग ही आयाम हो। लंगाटियन के मुंह से खून निकलने लगा क्योंकि ब्लैक डॉग की ब्लड लाइन टोटम निकल गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ब्लड लाइन टोटम की ताकत अंदरूनी पावर थी और उससे उसका खून बहने लगा। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम तुम मेरे टोटम को कैसे निगल सकते हो? ब्लॉक डॉग ब्लड लाइन टोटम लंगानियन का छिपा हुआ पत्ता था और इसी वजह से वो दूसरों को फंसाकर उन पर राज करता था। कौन जानता था कि उसका विरोधी उसे निगल जाएगा। वहीं समर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी रेड फायर तलवार से हमला कर दिया, जबकि वो घायल था। रेड फायर तलवार हवा में चीरती हुई लंगाटियन के कंधे पर जा गिरी और इससे उसकी कमीज ही फटी। उसके नीचे स्वर्ण धागा कवच था, जिसे समर की रेड फायर तलवार चीर नहीं पाई। लंगाटियन ने पागलपन से हंसते हुए कहा, समर, ये स्वर्ण धागा कवच है। ये हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार है। तुम्हारी रेड फायर तलवार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कराटे सेक्ट के हमेशा एकात्म साधक की सेवा की, उन्हें कई संग्रसन संसाधन प्राप्त हुए। समर की आंखें सतर्क हो गई। उसने अपने ओपोनेंट पर हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार देखा। उसकी रेड फायर तलवार रक्षा को भेद नहीं सकती थी। स्वाभाविक रूप से समर ने रेड फायर तलवार की एनर्जी पर एक मुहर ही खोली थी। अगर वो दूसरे माहौल खोल देता तो उसकी तलवार किसी और तरह से इस सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार बन जाती और उस स्वर्ण धागा कवच को भी नष्ट कर देती। हालांकि समर पर्याप्त पावरफुल नहीं था। उसके पास पर्याप्त लाइफ एनर्जी भी नहीं थी। रेड फायर तलवार की दूसरी परत की मुहर को तोड़ने की क्षमता भी नहीं थी। दूसरी मुहर तोड़ने के लिए उसे आत्म साधना के एरिया में जाना था। तभी समर ने देखा कि सुनहरा गोला उसके सिर के अंदर चला गया। समर ने सुनहरा गोला 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील से हासिल किया था। धुंधला होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसमें 9 सुनहरे ड्रैगन हिल रहे हो। समर ने अभी अभी ब्लैक डॉग ब्लड लाइन टोटम को निकलकर अपनी पावर बढ़ा ली थी। निकली हुई एनर्जी का एक हिस्सा भक्षक ब्लड लाइन टोटम ने सोख लिया और दूसरा हिस्सा उसके गोले ने सोख लिया। जब इस सुनहरे गोले ने एनर्जी को अवशोषित किया तो समर के दिमाग में शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हो गई। तभी समर ने मन ही मन रहस्यमयी आवाज उभरी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारे अंदर ड्रैगन का खून है। तुम सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन इस समय तुम्हारी कमजोर ताकत की वजह से मैं अब तुम्हें सिर्फ फायर ड्रैगन फिस्ट दे रहा हूँ। फायर ड्रैगन फिस्ट में 9 पंच होते हैं और आखिरी पंच 9 फायर ड्रैगन में बदल सकता है और अस्तित्व में मौजूद हर चीज को जला सकता है। यह आवाज ऐतिहासिक लग रही थी, लेकिन अधिकार और गर्व से भरी हुई थी। ज्यादा देर नहीं लगी जब फायर ड्रैगन फिस्ट का पहला पंच उस तक पहुंच गया। समर ने
उस फिस्ट को वर्ल्ड में नहीं सीखा था, बल्कि सुनहरे गोले के मेंटल वर्ल्ड में सीखा था। जब फायर ड्रैगन ने उसे ये तकनीकें सिखाई तो उसकी मानसिकता सुनहरे गोले की पहली परत पर खिंच गई। सुनहरे गोले के अंदर एक रहस्यमय आयाम था, जिसमें पहाड़, पौधे, पेड़, झीलें, कुल 9 परतें थी। समर को अपने अंदर ड्रैगन का खून उबलता हुआ महसूस हुआ, मानो उसके मन के अंदर सुनहरा गोला उसके साथ जुड़ गया हो। उसे लगा कि जैसे वो खुद एक फायर ड्रैगन में बदल गया, आग पर कंट्रोल पा चुका था और सब कुछ जला देने की क्षमता रखता था। समर ने फायर ड्रैगन की शिक्षाओं का पालन किया और ड्रैगन ब्लड का उपयोग करके शरीर में एनर्जी को संचारित कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही पंच में 10 मीटर की ऊंची पहाड़ी को टुकड़े टुकड़े में बदल देगा। समर बड़ा होशियार था और उसकी सीखने की क्षमता बड़ी असाधारण थी। स्ट्रेंगल हेल बॉडी के अनुभव से उसे जल्द ही फायर ड्रैगन फिस्ट की प्रैक्टिस भी उसने पूरी कर ली। बेशक सिर्फ समर ही सुनहरे गोले के अंदर की रहस्यमय आवाज सुन सकता था, कोई और नहीं, यहाँ तक कि डार्क नाइट एम्परर भी नहीं। तभी आसपास के लोगों ने हैरान होते हुए आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। एक लड़के ने कंफ्यूजन में पूछा, अरे ये क्या समर मूर्ख है? उसने अभी अभी लंगाटियन को घायल किया, फिर हमला करना जारी क्यों रख रहा है? वो वहां खड़ा क्या सोच रहा है? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ, अगर मैं होता तो लंगाटियन पर तब तक बेरहमी से हमला करता जब तक वो मर नहीं जाता। तभी पहले वाले लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे अरे नहीं, समर तो अब बर्बाद हो गया है। तुम उधर देखो, लंगाटिया ने अभी एक रिकवरी पिल खाई है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब समर का मरना तय है। आस पास के लोग बड़ी अंतहीन चर्चा कर रहे थे। वो समर को उलझन और संदेह और उपहास भरी नजरों से देख रहे थे। लंगाटियन की रिकवरी पिल का अद्भुत असर हुआ। उसके घाव जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने घमंड में हंसते हुए कहा, समर, मैं अब अपने घावों से उबर चुका हूं। अब तो मैं मारने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। लंगाटियन ब्लैक डॉग ब्लड लाइन टोटम अभी अभी समर के ब्लड लाइन टोटम ने खा लिया था। वो बुरी तरह से घायल था। अब समर को फायर ड्रैगन फिस्ट की पहली तकनीक याद हो चुकी थी। उसने अपने मन में बार बार प्रैक्टिस की और पहले ही तकनीक में महारत हासिल कर ली। समर अभी भी स्वर्ण गोलाकार मानसिक दुनिया में लौटा था। तभी उसने लंगाटियन की घमंड आवाज सुनी। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, लंगाटियन, तुम्हें लगता है कि तुम चोट से उबर चुके हो और अब मेरा मुकाबला कर सकते हो? आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। समर की आवाज बड़ी डरावनी थी। उसे अभी अभी फायर ड्रैगन फिस्ट तकनीक उसने सीखी थी। तभी लंगाटिया ने गुर्राते हुए कहा, समुद्री लहर पंच, लहर बवंडर। सीधे लहर बवंडर को लागू कर दिया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग तकनीक थी। उसके फ्लैट में चारों तरफ इंपोर्टेंट सार को एक विशाल लहर बन गई। इस तकनीक की फोर्स इतनी प्रबल थी, जमीन पर पड़े ईंट और पत्थर सब कुछ उड़कर आकाश में चले गए। समर सामने खड़ा ही था। उसके कपड़े बवंडर से सरसरा रहे थे, लेकिन उसका सिर स्थिर खड़ा रहा। समर का चेहरा शांत दिखाई दे रहा था, जबकि उसके शरीर में ड्रैगन का खून उबल रहा था। मानो कोई ड्रैगन गुस्से में उबल रहा और उसका खून भी उबलने लगा। समर जोर से चिल्लाया, फायर ड्रैगन फिस्ट! ड्रैगन आकाश में उड़ रहा है। वो अचानक एकदम स्पाट हो गया। फ्लैट के ऊपर एक फायर ड्रैगन की छाया बदल गई, जिससे भारी लपटें निकली। ये ज्वाला समर की इंपोर्टेंट सार ज्वाला से भिन्न थी। बाद में हवा में फायर तकनीक इंपोर्टेंट सार में केवल संगठित हुई थी, जो कि इंफीरियर क्वालिटी और कम क्षति पावर वाली थी। फायर ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी के 9 सबसे पावरफुल ड्रैगनों में से एक था, जो दुनिया में आग का प्रभारी था। और भले ही वो मर गया था, सुनहरे प्रकाश की गेंद में केवल टुकड़े का एक निशान छोड़ दिया था। फायर ड्रैगन की भयानक एनर्जी से भरी सुनहरी लो ने समुद्री और बवंडर पर प्रहार किया और समुद्र की लहरों और बवंडर को तुरंत जलाकर राख कर दिया। अंत में कुछ भी नहीं बचा और इसके अलावा फायर ड्रैगन फिस्ट के सीधे लंगाटियन पर प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से लंगाटियन का स्वर्ण धागा कवच पल भर में कटकर नीचे जल गया। और हालांकि वो स्वर्ण धागा कवच एक हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार था, फिर भी ये फायर ड्रैगन फिस्ट से एक पंच में ही सामना नहीं कर पाया। स्वर्ण धागा कवच को जलाने के बाद फायर ड्रैगन फिस्ट की सुनहरी लो सीधे लंगाटियन के शरीर पर फैल गई। लंगाटियन ने बस एक दयनीय चीख मारी। आसपास के लोग ये घटना देखकर स्तब्ध रह गए। जहां वो खड़े थे वहीं के वहीं उनके मुंह खुले रह गए। कौन जानता था कि लंगाटियन सच्चे
आत्म किंगडम में लेवल के हाफ स्टेज पर था और सुपर क्लास पावरों के बीच कराटे परिवार का मास्टर। अब वो अप्रत्याशित रूप से समर के एक पंच से मारा जाएगा। आसपास के लोगों की तरह समर के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। समर ने मन ही मन में कहा, ओह लानत है, फायर ड्रैगन फिस्ट इतना जबरदस्त था तो मैं तो लगभग मर ही गया था। इस ख्याल से समर डर गया था। उसने सुनहरी रोशनी वाली गेंद के अंदर फायर ड्रैगन फिस्ट को सीख लिया था। एक बार उसने दर्जनों मीटर ऊंची एक छोटी पहाड़ी को भी तोड़ दिया था, उसे जलाकर राख कर दिया था। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लंगाडियन अपने साथ हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार ले गए थे। फिर भी स्पिरिचुअल हथियार जलकर राख हो गया। फायर ड्रैगन को 9 सबसे पावरफुल वास्तविक ड्रैगनों में से एक माना जा सकता था, क्योंकि वो जिस पावर को कंट्रोल कर सकता था वो बड़ी पावरफुल थी। तभी समर को अचानक चक्कर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। तभी समर के दिमाग में ड्रैगन की आवाज आई। उसने टेलीपैथी से कहा, लड़के, तुम्हारे वर्तमान इंपोर्टेंट सार की ताकत के संदर्भ में तुम्हारे लिए फायर ड्रैगन फिस्ट का पहला वार करना असंभव है, क्योंकि तुमने इसे जबरदस्ती से इस्तेमाल किया, जिससे तुम्हारे शरीर के इंपोर्टेंट सार को भस्म कर दिया। तुम्हें इसे एक बार में फिर से दृढ़ता से इकट्ठा करना होगा, अन्यथा ये तुम्हारे इस शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। फायर ड्रैगन एम्परर अत्यंत पावरफुल था और भय व खंडित आत्मा का एक अंश मात्र था। वो डार्क नाइट एम्परर को भी पता चले बिना ही आवाज प्रसारित करने में सक्षम था। वहीं उसकी बात सुनकर समर डर गया था। हालांकि उसने लंगाटियन को एक ही मुक्के में गिरा दिया था। सौभाग्य से आसपास के लोग समर के पावरफुल हथियारों से स्तब्ध थे। समर ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और वो खून जीभ की नोक के साथ उसके मुंह में चला गया। सामने वो कांप रहा था और हिल भी रहा था। तभी उसने टेलीपैथी से फायर ड्रैगन एम्परर से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, मुझे ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे लग रहा था कि वो अगले ही पल बेहोश होने वाला है, इसलिए उसने चिंता में पूछा। फायर ड्रैगन एम्परर ने टेलीपैथी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन ग्रास है, जो एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी है, बड़ी कीमती है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर में इंपोर्टेंट सार बिना किसी नुकसान के फिर से इकट्ठा हो जाएगा। फायर ड्रैगन ने थोड़ा सोचते हुए आगे कहा, लड़के, मैं असली फायर ड्रैगन नहीं हूँ, बस मरने के बाद बिखरी हुई आत्मा का एक अंश हूँ। तुम्हें फायर ड्रैगन फिस्ट सीखने में मेरी बड़ी स्पिरिचुअल पावर खर्च हुई, इसलिए मैं तुम्हें अब फायर ड्रैगन फिस्ट नहीं सिखाने वाला। मैंने गहरी नींद में चले जाने पर तुम्हें भविष्य में अकेले ही साधना करनी होगी। फायर ड्रैगन की आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई और लुप्त हो गई। उसकी आवाज बड़ी कमजोर होता देखकर समर ने जल्दी से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, प्लीज सो मत जाइएगा। लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। साफ था कि फायर ड्रैगन गहरी नींद में चला गया। समर के चेहरे पर उदासी छा गई। जब फायर ड्रैगन सुनहरे प्रकाश में गोले में प्रकट हुआ तो समर ने सोचा कि उसे एक महान संरक्षक मिल गया है और उसकी मदद में वो अजय होकर पूरे ब्रह्मांड में आजादी से घूम सकता है। और अब फायर ड्रैगन पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। जो दिखाई दिया था वो खंडित आत्मा का एक निशान था। खैर, उसे खुद पर भरोसा करना था। समर ने आह भरी और ड्रैगन ग्रास बाहर निकाली। ड्रैगन ग्रास वास्तव में शिवांगी के पिता के लिए स्पिरिचुअल लेवल का एनर्जी गोली बनाने के लिए थी, लेकिन अब समर को अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसकी जरूरत थी, तो उसे खाना पड़ा और उसके खाने सोचने के बाद शिवांगी की मदद का कोई और रास्ता निकालना होगा। समर जानता था कि स्थिति बड़ी गंभीर है। उसके पास समय बर्बाद करने का कोई रास्ता नहीं। आसपास के लोग इस बात से स्तब्ध थे कि उसने लंगाटेन को एक पंच में हरा डाला, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया था कि उसके शरीर में अब कोई लाइफ एनर्जी नहीं बची, तो वे जरूर उस पर हमला कर देंगे और उसकी मौत हो जाएगी। समर ने ड्रैगन घास ली। उसने अपना मुंह खोला और सीधे घास को अपने मुंह में डाल लिया। ड्रैगन ग्रास ड्रैगन की मांग के आसपास उगती थी और उसकी असली गंध को सोख लेती थी, इसलिए उसकी ग्रास में असली ड्रैगन की बड़ी लाइफ एनर्जी आ जाती थी। ड्रैगन ग्रास नॉर्मल ग्रास की तरह दिखती थी, लेकिन मुंह में डालते ही वो तुरंत पिघल गई। असली ड्रैगन ग्रास एक ग्रुप में बदल गई थी। तभी उसको देखते हुए कैंडोसेक्ट के मास्टर जेंटिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखते ही मन सोचा, अरे नहीं, समर तो अपने सार का इंपोर्टेंट भाई भाई कर रहा है। तभी जेंटिन को एहसास हुआ कि भले ही समर लंगाटियन को एक पंच में मार डाला, लेकिन वास्तव में उसके अधिकांश सार को उसने खा लिया,
जिसके परिणाम स्वरूप वह दूसरी बार निकलने में असमर्थ था और अब अपनी ताकत वापस पा रहा था। वो समर को लाइफ एनर्जी की पूर्ति नहीं करने दे सकता था, अन्यथा वो बड़ा खतरनाक होता। जेंटिन की आंखों में ठंडी बिजली सी कौंधी और वो जानता था कि उसके पास समर को मारने का यह आखिरी मौका है। अगर समर को आज नहीं मारा गया तो उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी जेंटिन ने एक चाल चली। स्वाति शर्मा के साथ लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए वो अचानक समर के पास चला गया। जेंटिन ने गुर्राते हुए कहा, स्काई शेकर तलवार। स्काई शेकर तलवार हाई क्लास का स्पिरिचुअल आक्रमण था, बड़ा पावरफुल था और पूरी तलवार चांदी के सफेद रंग की थी। जेंटिन ने अचानक तलवार निकाली और समर पर वार कर दिया, जिससे हवा जोर से कांप उठी। उसमें 5 दरारें पड़ गई। हालांकि तलवार अभी तक नहीं पहुंची थी, फिर भी हवा में दरारें दिखाई देने लगी थी। हवा एकदम एनर्जी से फैल गई थी। आसपास के लोग भी सदमे से कांप उठे थे। स्काई शेकर तलवार इतनी पावरफुल थी कि तलवार को एक ही बार में धरती और आसमान के साथ हिल जाते, मानो भूकंप आ जाएगा। समर ने ध्यान से देखा और तलवार के हमले की ताकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया। उसने अभी अभी ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समर जानता था कि अस्थायी रूप से फायर ड्रैगन फिस्ट का उपयोग नहीं कर सकता। उसकी ताकत केवल ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट स्टेज तक थी। वो नर्क पंच का उपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इसका 2 बार उपयोग कर लिया। इसके बावजूद समर बहुत सारी साधना तकनीकों से लैस था, जो उसके शरीर के इम्पोर्टेंट सार की वर्तमान मात्रा को लंबे समय तक टिकने में असमर्थ थी। बड़ा पावरफुल इन तकनीकों ने वास्तव में समर के इम्पोर्टेंट सार को एक बड़ी मात्रा में उपभोग कर लिया था। तभी अचानक समर को याद आया कि वो आकाशीय बिजली रत्न को अपने साथ लेकर आया था, और उसने ये याद आते ही मन अपने आप से कहा, अरे नहीं, मैं तो इसके बारे में भूल गया था। मेरे पास तो आकाशीय रत्न भी है। आकाशीय बिजली रत्न बिजली तकनीक का स्पिरिचुअल हथियार। बिजली की 100 चमक शामिल थी, लेकिन समर पर्याप्त मजबूत नहीं था, और यह कारण था कि उसने इन्फर्नो थंडर माउंटेन पर बिजली की 10 मछलियों को गोली मार दी थी। तब से आकाश में बिजली थी। अब चूंकि आकाश में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए समर आकाशीय बिजली रत्न केवल एक ही बिजली गिरा सकता था। लेकिन यदि केवल एक बिजली ही पर्याप्त होगी तो वज्र स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को, जो जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकती थी। समर ने आकाशीय थंडर रत्न को बाहर निकाला और गुर्राया। बिजली साधना तकनीक को लागू किया, और जो उसने आकाशीय बिजली रत्न प्राप्त करते हुए सीखा था। समर के शरीर के अंदर विद्युत प्रवाह की एक धुंधली सी किरण उत्पन्न हो गई। ये आकाशीय बिजली रत्न उड़ गई थी। आकाशीय बिजली रत्न से अचानक लाल बिजली की एक चमक निकली, जो पलक झपकते ही गुजर गई। जेंटिन को जोर का झटका लगा और जेंटिन बुरी तरह से रोया, क्योंकि उसका शरीर बिजली की चपेट में आ गया। उसके बाल खड़े हो गए, पूरा शरीर जलकर काला हो गया। जेंटिन के लिए बड़ी त्रासदी थी। ठीक उसी समय जब वो तोड़कर समर के पास पहुंचा, समर के सामने आकाश से बिजली गिरी और उसका शरीर जोरदार घायल हो गया। वो बिजली के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, क्योंकि बिजली बड़ी स्ट्रोंग थी। जेंटिन का पूरा शरीर काला पड़ गया था, ऐंठन हो रही थी और आंतरिक अंग भी बिजली के प्रहार से घायल हो चुके थे। जब दुश्मन घायल हो और आपको मार देना चाहिए, समर की अच्छी परंपरा थी। इस अवसर का लाभ उठाते ही जेंटिन को बिजली से मारा गया था तो घायल कर दिया गया। समर ने अचानक अपनी रेड फायर तलवार को निकाला और जेंटिन की तरफ घुमा दिया। उसकी गर्दन पर वार किया। जेंटिन बचना चाहता था, लेकिन बिजली गिरने से वो सुन पुड़ चुका था। घबराहट में रेड फायर तलवार को अपनी गर्दन से काटता हुआ देखने पर मजबूर हो गया। जेंटिन का सिर और गर्दन खून से लथपथ हो गए थे। उसकी आंखें उसकी मौत से पहले भय से भर गई थी। आसपास के लोग सभी जेंटिन की मौत से स्तब्ध हो गए थे। जैसा कि जानते थे, जेंटिन कैंडो सेक्ट का मास्टर था और एक हाफ लेवल का आत्म साधक। यहाँ तक कि स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर स्वाति शर्मा के सुंदर चेहरे पर एक चौंकाने वाली झलक भी आ गई थी। स्वाति शर्मा और जेंटिन के बीच अभी फाइट कड़ी काफी लंबी चली थी, इसलिए वो जानती थी कि जेंटिन कितना पावरफुल था। लेकिन अब वो इस तथ्य को कैसे आश्चर्यचकित न होती कि जेंटिन जिसे वो मारने आई थी, समर ने उसे एक ही वार में मार दिया था। फूल परी ने भी इस फाइट को देखा और उसके मोहक चेहरे पर एक भावुक भाव आ गया। सुपर क्लास फोर्स 100 फ्लावर सेक्ट की संत के रूप में उसने निश्चित रूप से कभी न कभी आत्म साधकों के साथ संपर्क किया था। आत्म साधक केवल अजय फाइटर की ही बिजली नियंत्रित कर सकते थे।
फूल परी अपने सुंदर आंखों से समर को निश्चित भाव से देख रही थी। वास्तव में मन ही मन सोच रही थी कि समर को अपनी सेना में शामिल करे या नहीं। वहीं समर ने जेंटियन पर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि उसने एक चाल चली और जैसे ही लाल बिजली चमक बुशिडो सेक्ट के मास्टर की तरफ दौड़ी, समर ने अपनी तरफ दौड़ता देखकर वो चौमिंग चौंक गया था। उसने अभी अभी समर को दो पावरफुल फाइटरों को मारते देखा, इसलिए वो पहली तरह से बुरी तरह से डर गया था। हाउमिंग भी सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर था, लेकिन वो डर के मारे अब भागने लगा था। हालांकि समर ने उस पर बिजली गिरा दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि समर बिजली का फायदा सिर्फ एक बार उठा सकता है। वहीं समर ने उसको भागते हुए देखा और तुरंत रिएक्ट किया। वो आदमी को भागने नहीं देना चाहता था। अपने दुश्मनों के सामने उन्हें मार देने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। समर ने अपनी मुट्ठी कसते हुए दहाड़ लगाई और गुस्से में चिल्लाया, फायर ड्रैगन फिस्ट। हालांकि समर को पता था कि एक बार अगर उसने दोबारा से इस्तेमाल कर लिया तो उसका सारा सार खत्म हो जाएगा और वो फिर से बेहोश हो जाएगा। समर ने अपने दाहिने पंख से वार किया और जिससे वो 10 फुट लंबे सुनहरे फायर ड्रैगन में बदल गई। एक भयानक ज्वाला के साथ वो हवा में जलते हुए निकली और हाउमिंग के अंदर फंसा दिया। एक तीखी चीख के साथ हाउमिंग का शरीर सुंदरी लोहो को तुरंत जलकर नष्ट हो गया। आसपास के सभी लोग समर की ताकत को देखकर स्तब्ध हो गए। समर ने जापान के 3 मास्टरों को मार डाला। जापान को उल्ट पुल्ट कर देना बेशक शानदार लग रहा था, लेकिन समर को एक पल के लिए कड़वाहट का महसूस हुआ। फायर ड्रैगन फिस्ट अविश्वसनीय रूप से पावरफुल थी। वहीं उसको देखते हुए शिवांगी ने भौहें चढ़ाई। उसे एहसास हो गया कि समर में कुछ गड़बड़ है। एक सुंदर तितली की तरह वो तुरंत समर के पास आ गई। शिवांगी ने समर से पूछा, क्या हुआ? ये आवाज बड़ी धीमी थी, उन दोनों को ही सुनाई दे रही थी। समर ने अपनी धीमी आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे शरीर का इंपोर्टेंट सार खत्म हो चुका है, मैं बेहोश होने वाला हूँ। प्लीज मुझे जहाज तक पहुंचाओ, मेरे दुश्मनों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर शिवांगी ने अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ाया और समर को पकड़ लिया और जहाज की तरफ ले गई। फायर एम्परर सेक्ट के यंग मिस्ट्रेस के रूप में वो समर की वर्तमान स्थिति को जान गई थी। यह पहली बार था जब शिवांगी ने किसी गैर मर्द को अपनी बाहों में पकड़ा था। वहीं समर को पास आता देखकर जापान के 3 ग्रैंड मास्टर्स के पीछे आई और हजारों स्टूडेंट्स भी घबरा गए थे। पलक झपकते ही हजारों लोग भाग निकले और वहां एक व्यक्ति भी नहीं बचा। शिवांगी ने समर को जहाज पर चढ़ने में मदद की। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर में वे एक कपल के जैसे लग रहे थे। जैसे वो जहाज पर पड़े, समर को चक्कर आ गया। वो सीधे शिवांगी के बाहों में गिर पड़ा। उसके सिर उसके सीने के ऊपर थे। शिवांगी शर्मा गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी और आखिरकार वो अभी भी कुंवारी थी, लेकिन बेहोश समर के साथ उसे चाहकर भी कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा था। शिवांगी को एक आदमी को पकड़े हुए देखकर जहाज के मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे। सभी अपने मन में एक ही बात लिए थे, हे भगवान, ये कितने खुले विचारों वाली व्यर्थ है। क्या वो आदमी की अपवित्र करेगी? सभी लोग नजरों को भांप कर शिवांगी की आंखें भी लाल हो गई। उसने पहले कभी किसी मर्द को गोद में नहीं लिया, क्योंकि यह पहली बार था। उसकी मर्दाना खुशबू उसके घुटनों पर चली जाई थी। इस बिंदु पर स्वाति शर्मा, फूल परी, लायन दानव किंग, पर्पल बैट दानव किंग, शैडो ग्रुप टीम के सभी लोग कमरे में आ गए। मोंक पहले भी शिवांगी से मिल चुका था, इसलिए उसने सीधे पूछा, मिस शिवांगी, बॉस को क्या हुआ है? शिवांगी का चेहरा अभी भी शर्मिंदगी से लाल था। उसने धीरे से कहा, उसने हाउमिंग को मारने के लिए अपना सारा इंपोर्टेंट सार इस्तेमाल किया। वो बेहोश हो गया और उसका सार इंपोर्टेंट बिल्कुल नहीं बचा, इसलिए शरीर कमजोर हो गया है। मोंग ने यह खबर सुनकर चिंता में भौहें चढ़ा ली। वो पूरी तरह से जानता था कि इंपोर्टेंट सार खत्म होने के परिणाम क्या है। अगर इंपोर्टेंट सार को बड़ी जल्दी से बहाल नहीं किया गया तो शरीर नष्ट हो जाएगा। शिवांगी भी जानती थी कि समय बड़ा कीमती है। वे जितनी देर तक घूमते रहेंगे, समर के शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ये जानते हुए शिवांगी ने जल्दी से अपना एनर्जी पोषण अमृत निकाला और समर को पिला दिया। एनर्जी पोषण अमृत ग्रैंड मास्टर लेवल का एक उन्नत अमृत था। शिवांगी के पास केवल एक ही अमृत था। वो उसे अपने पापा को इमरजेंसी में देने के लिए बचा कर रखती थी, लेकिन अब उसने समर को दे दिया था। इस बार समर का इंपोर्टेंट सार बहुत ज्यादा खत्म हो गया था और एक एनर्जी अमृत उसके इंपोर्टेंट सार का आधा हिस्सा भी बहाल कर पाया था। वो अभी भी बेहोश था। ये देखकर समर अभी भी बेहोश है।
फूल परी ने अपना इम्पोर्टेंट सार अमृत निकाला और शिवांगी को देते हुए कहा, ये इम्पोर्टेंट सार अमृत है, उसे पिला दो। शिवांगी ने नाम सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। यह इम्पोर्टेंट सार अमृत एक स्पिरिचुअल लेवल का अमृत था, एनर्जी पोषण अमृत से भी अधिक दुर्लभ। 100 फ्लावर सेक्ट में भी कुछ ज्यादा ही थे। यह आश्चर्यजनक है कि फूलों की फूल परी समर को बचाने के लिए इसे निकाल कर दे रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी को देखते हुए फूल परी ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, मिस शिवांगी, हम इंडिया से हैं और समर ने हमारे देश को सम्मान दिलाया। उसने जापान के उन लोगों को मार डाला जो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मनों से एक थे। उसे इम्पोर्टेंट सार अमृत देना मेरे लिए सम्मान की बात है। ड्रैगन ग्रुप के एंशिएंट मार्शल आर्ट कंपटीशन में समर की जीत ने इंडिया को सम्मान दिलाया, इंटरनेशनल रेपुटेशन में बढ़ावा दिया और इंडिया के हर नागरिक को उस पर गर्व था। इसलिए इसके अलावा इंडिया और जापान के दुश्मन जो थे उसने उनको भी मार डाला था। जिस बार जापान के लोगों और उसके 3 हाई क्लास के मास्टरों को मारकर समर बड़ा ही ज्यादा बड़ा बन गया था। शिवांगी ने उसकी बात सुनकर समर को अमृत पिला दिया। एनर्जी पोषण उसके मुंह में प्रवेश कर गया और एनर्जी के एक विशाल प्रवाह में प्रवृत्त हो गया। एक पल के बाद समर के शरीर में इंपोर्टेंट सार एनर्जी लौट आई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी। मोंक ने समर को जागते हुए देखकर बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, बॉस बॉस, आपको होश आ गया। शैडो ग्रुप टीम का हिस्सा होने के नाते वो समर के बड़ा करीब था। समर अभी भी जागने के कारण सुस्त महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे क्या हुआ है? मोंक ने समर को समझाते हुए कहा, बॉस, आप अपनी इंपोर्टेंट सार एनर्जी समाप्त होने के बाद बेहोश हो गए थे। अब आप मिस शिवांगी के एनर्जी पोषण अमृत और फूल परी के इंपोर्टेंट सार की बदौलत जागे हैं। समर ने दोनों महिलाओं की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस शिवांगी और फूल परी, अमृत के लिए बड़ा धन्यवाद। समर खुद एक अल्केमिस्ट था। उसके पास अमृत किंग की किताब भी थी। वो पूरी तरह से जानता था कि इंपोर्टेंट सार अमृत को विकसित करने और परिष्कृत करने में कितना समय और मेहनत लगती है। शिवांगी और फूल परी दोनों हल्के से मुस्कुराए। दोनों ने उसके साथ बड़ा उतार चढ़ाव देखे थे, इसलिए समर के उनके साथ रिश्ते बड़े सामान्य भी नहीं थे। समर को अचानक याद आया कि फायर ड्रैगन फिस्ट के इस्तेमाल से उसका इंपोर्टेंट सार खत्म हो जाने के बाद उसने ड्रैगन ग्रास ले ली थी। उसके मूल रूप से शिवांगी के पापा को बचाने के लिए उस ग्लास को लेने का प्लान बनाया था। इसलिए समर ने क्षमा प्रार्थी भाव से शिवांगी से कहा, मिस शिवांगी, मुझे बड़ा खेद है। विकट परिस्थितियों में मुझे ड्रैगन घास खानी पड़ी। मैं आपके लिए एक और ढूंढ दूंगा। यह पहली बार था जब समर ने किसी औरत से माफी मांगने का एहसास किया। उसने उससे किया अपना वादा नहीं निभाया और ऊपर से शिवांगी ने उसके लिए अपने अमृत को भी खर्च कर दिया। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो समर, मुझे तुम पर भरोसा है। इस सिचुएशन में भी वो औरत नाराज हो जाती, लेकिन शिवांगी नहीं। उसे समर पर पूरा भरोसा था और इसके लिए वो पक्का एक बात का आदमी था। इसके बाद लोगों का ग्रुप लड़ाकू जहाज पर सवार होकर इंडिया की तरफ रवाना हो गया। हालांकि समर जापान से चला गया था, लेकिन जापान के लोगों में अभी भी अराजकता थी। कैंडो सेक्ट, बुशिडो सेक्ट और कराटे परिवार जापान के सबसे पावरफुल सेक्ट परिवारों में से पावरफुल थे। उन्होंने जापान की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। अब जबकि 3 सेक्ट के सीनियर एल्डर को मारकर समर इंडिया जा रहा था, तो उनकी भूमि पर उसने छापा मारा, पैसे भी लूटे। जापान के सेक्ट युद्ध में उधर आए थे तथा जमीन और धन के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगे। प्रशांत आइलैंड पर मार्शल आर्ट कंपटीशन, उसके बाद की घटनाएं की खबर पूरे ड्रैगन ग्रुप में जंगल की आग की तरह फैल गई। समर का नाम अब पूरे ग्रुप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, क्योंकि बाहरी दुनिया उसे सबसे डरावने लोगों में से एक मान रही थी। ड्रैगन ग्रुप के कुछ हिस्से, उदाहरण के लिए स्काई ओझा सेक्ट का मास्टर, जिसको पहले समर ने मार डाला था, वो पहले से ही उसे भगवान के रूप में देखते थे। शैतान बदला लेने की धमकी देता है। बेशक ये सब बातें थी, लेकिन अब समर से बदला लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समर को पहले से ही ड्रैगन ग्रुप एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड का दुनिया के सबसे भयानक शैतान के रूप में लिस्टेड कर लिया गया था। समर को इन सब बातों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर उसे पता चलता तो वो अपनी हैसियत से हास्यास्पद समझता।
समर उनकी बातें सुनकर सिर्फ एक ही बात कहता, मैं शैतान नहीं हूं। अगर उन्होंने मुझे मारने या परेशान करने की कोशिश नहीं की तो मैं उनके लिए परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। एक तरह से समर एक अपेक्षाकृत धर्मी व्यक्ति था, यानी वो अपने ऋणी लोगों का शुक्रिया अदा भी करता था, उसे नुकसान पहुंचाने वालों से बदला लेता था। समर अपना इंपॉर्टेंट सार वापस पाकर कमरे से बाहर चला गया और विशाल समुद्र की देखकर गहरी सोच में वो डूब चुका था। ये एक अविश्वसनीय रूप से फलदायी था। समर ने डार्क आइलैंड से लायन दानव किंग और ग्रैंड दानव दानव किंग दोनों को बचा लिया था। इसके अलावा उसने पर्पल बैट दानव किंग को भी बचाया। न केवल उसने ढेरों खजाने हासिल किए, बल्कि अपनी पावर को भी सफलता के संकेत दिए। हालांकि उस समय कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अंतर्ज्ञान ने समर को बताया कि एक सच्चे आत्म किंगडम में पहुंचने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। समर डेकबोर्ड के ऊपर खड़ा होकर समुद्र की सतहों पर लहरों को टकराते हुए देख रहा था। दूर पानी में व्हेल मछलियां तैर रही थी। शायद उन्हें लड़ाकू जहाज से इंसानों की गंध आ रही थी, लेकिन एक व्हेल सचमुच उसी की तरफ तैरने लगी। व्हेल बड़ी थी, 20 मीटर से ज्यादा लंबी। उसकी गहरी नीली त्वचा गहरे समुद्र के रंग से मेल खा रही थी और अविश्वसनीय रूप से वो पावरफुल भी लग रही थी। हालांकि जब व्हेल समर के करीब पहुंची तो उसकी आंखों में समझ डर के भाव उभर आए। समर से व्हेल को एक भयानक गंध महसूस हुई। व्हेल ने अचानक अपना समुद्री सिर डुबोया और जिसे बहरा कर देने वाली आवाज गूंज गई। व्हेल को दूर जाता देखकर समर हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ओह, एक व्हेल जो साधना के किंगडम में भी कदम रख चुकी है। दिलचस्प है। उसे मानना पड़ा कि समुद्र वाकई बड़ा रहस्यमय है। पिछली बार एक विशालकाय ऑक्टोपस समुद्री राक्षस से वो मिला था और अब एक कल्टीवेटर व्हेल से। समर ने व्हेल के शरीर से एनर्जी को महसूस कर लिया था। तभी व्हेल के बारे में समर के विचारों को उसके कानों में गूंजती एक कर्कश आवाज ने बाधित कर दिया। उसने समर के पास आते हुए कहा, समर, क्या आप हमारे 100 फ्लावर सेक्ट में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हैं? आवाज ये फूल परी की थी, जिसने अभी भी अपना चेहरा ढकने के लिए एक लिबास पहना था। फिर भी सफेद फीते की हल्की परत के आर पर उसका खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खास तौर पर मनमोहक थी। फूल परी बड़ी सुंदर थी और बड़ी ही आवाज में मनमोहक। तभी समर ने विनम्रता से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा फूल परी, लेकिन मुझे अभी किसी भी सेक्ट में शामिल होने की कोई दिलचस्पी नहीं। फूल परी अभी अभी उसे ठीक करने के लिए अपना कीमती अमृत इस्तेमाल कर रही थी। उसकी बात सुनकर तभी फूल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, अब आप एक आत्म साधक की पावरों के बारे में जानते हैं। वे किसी भी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर की तुलना में अधिक पावरफुल हैं। उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने की अविश्वसनीय ताकत है। समर, मुझे पता है कि आप पावरफुल हैं, लेकिन जापान में जितने जिन मास्टर्स को आपने मारा, वे सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर हैं और आत्म साधक लेवल से आधा कदम दूर। अगर आपका सामना सच्चे आत्म किंगडम या पृथ्वी किंगडम, यहाँ तक कि स्वर्गीय किंगडम के स्वामी से हो गया, तो क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उन्हें रोक पाएंगे? समर, अगर आप हमारे 100 फ्लावर सेक्ट में शामिल हो जाते हैं तो कम से कम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है। फूल परी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो समर को मनाती रही क्योंकि वो उसकी प्रतिभा को सचमुच प्रभावित हो चुकी थी। समर को फूल परी से उसके इनविटेशंस को स्वीकार करने के लिए बड़ा खेद हुआ। वो जानता था कि उसके इरादे तो नेक है। आखिरकार समर को अब आत्म साधकों की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। तभी ट्रिंग 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 की आवाज आई। फोन की घंटी बजने लगी, जिससे दोनों के बीच का अजीब सा सन्नाटा टूट गया। समर ने फोन निकाला, देखा कॉल हिमांशी का था। उसने तुरंत आंसर की दबाई। सामान्य सिचुएशन में हिमांशी उसे फोन नहीं करती थी। अज्ञात कारणों से हिमांशी के फोन ने समर को बड़ा बुरा एहसास दिया। उसने जल्दी से पूछा, हिमांशी, क्या हुआ? उधर से हिमांशी की चिंता भरी आवाज आई। उसने आंख भरते हुए कहा, जीजू, मेरे पास एक भयानक खबर है। डॉक्टर ने कहा है कि दीदी आज बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल आई तो वो यहाँ से जा चुकी थी। हिमांशी की बात सुनकर समर के दिल में एक तेज दर्द उठा। उसे पता था कि कुछ बुरा हुआ है। उसकी अंतर्मन की दृष्टि एक बार पुष्टि हो गई। उसने जल्दी से पूछा, हिमांशी, एलिस और एल्डर मोंग कहाँ है? मैंने उन्हें पायल की सिक्योरिटी के ध्यान रखने के लिए कहा था।
फिर उनके होते हुए ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इंडिया छोड़ने से पहले समर ने पायल की सिक्योरिटी के लिए मोंक और एलिस को वहां पर लगा दिया था। एलिस अब एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर थी जो समर और एंडर मोंक से सीखकर समर द्वारा अंतिम बार प्रिस्क्रिप्ट किए गए अमृत को पाकर ग्रैंड मास्टर किंगडम के लेवल पर पहुंच चुकी थी। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि इन दो पावरफुल फाइटरों के संरक्षण में पायल कैसे गायब हो सकती थी। तभी हिमांशी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जीजू, न सिर्फ मेरी बहन गायब हुई, बल्कि एलिस और मोंक दादाजी भी गायब हो गए। हाँ, मुंबई से आए हुए सभी सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को भी किसी ने मार दिया। हिमांशी ने आज डॉक्टर से बात की। उसे बताया गया कि आज उसकी बहन की डिलीवरी रात में होगी, लेकिन जब वो अपनी बहन से मिलने आई तो वहां पर कोई नहीं था। वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाई, न एलिस को न ही मोंक को। वशिष्ठ परिवार के एक मृत मेंबर्स का एक ग्रुप मिला था। वशिष्ठ परिवार के सभी स्टूडेंट्स पारुल वशिष्ठ द्वारा पायल की सेफ्टी के लिए भेजे गए थे, और ये सभी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर थे। हालांकि वे आसानी से मार गए। ये देखकर हिमांशी को पता चल गया कि उसकी बहन मुसीबत में होगी। आखिर कौन उठाकर ले गया था पायल को? क्या होगा? क्या समर पायल को बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करें, और कहानी को ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।